जी दादा, आपके पास आता हूं। बात आज विदेश नीति पे ही कर रहा हूं तो उस पे ही करूंगा। भारत ने कुछ और ब्लंडर किए जिसका असर बांग्लादेश पे पड़ा है। आप बांग्लादेश जाते भी रहते, काफी विजिट करते हैं। भारत ने कुछ समय पहले चीनी का निर्यात बंद किया। बांग्लादेश में कीमत 135 टका पर केजी पे है चीनी की, जो मैंने कल रिपोर्ट किया है। 135 टका, बल्कि कई जगह 150 टका है 1 किलो का कीमत, जो इंडियन रूपी में देखोगे तो करीब 125 रुपए आ जाता है, 125 रुपए किलो। क्यों? भारत ने चीनी का निर्यात पूरा बैन कर दिया। और फिर क्या कहते हैं कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि हमारे पास भंडार भरे पड़े हैं चीनी के, लेकिन हमने बांग्लादेश को नहीं देना है। दूसरी बात, भारत सरकार ने कल गेहूं का इंपोर्ट खोल दिया। आप यकीन मानोगे सर, मुख्य खबर बता रहा हूं आपको मैं। और गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पूरी स्लैश कर दी, ये कह के कि भारत में गेहूं की कमी हो रही है और जो आयात करना चाहता है, उसको इंपोर्ट करना चाहता है, ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री या नॉमिनल या ड्यूटी के ऊपर उसको इंपोर्ट कर सकता है, ताकि मार्केट में कीमतें स्टेबलाइज रहें। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब रूस का और यूक्रेन का गेहूं बहुत अवेलेबल है। सर, एक तरफ आप चीनी का निर्यात रोक के बांग्लादेश को धक्का मारते हो, आप नेपाल को धक्का मारते हो, उसके बाद आप चावल भी लाइसेंस करके बांग्लादेश को रो रो के देते हो। और अब नेपाल की ओर से नई डिमांड आई सर, उनकी पार्लियामेंट से, कि आप अपने अखंड भारत का नक्शा ठीक करो। प्रचंड अगले महीने चाइना जा रहे हैं दादा, मैं दोनों को जोड़ूंगा, बांग्लादेश को, नेपाल को। और उन्होंने ये डिमांड रखी है। चाहे अब आपको एक बात तो पता है कि नेपाल की सरकार 2 एम्बेसी से चलती है, एक एम्बेसी चाइना की है और एक इंडिया की है, सारी सरकार वहीं से चलती है। ये 2 एम्बेसी पूरे नेपाल को चला रही हैं। अब नेपाल के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि वो जाके जीपिंग से मिलेंगे, प्रचंड बाबू वहां मिलेंगे तो उनकी डिमांड रहेगी, और डिमांड पूरा करना है, और वो डिमांड पूरा करना पड़ेगा। तो ये विरोध हो रहा है। तो नेपाल को नहीं संभाला जाता, बांग्लादेश को नहीं संभाला जाता, तो ये हमारे तो बहुत सारे कूटनीतिक ब्लंडर्स हैं। हम फिर से क्यों इनको नाराज कर रहे हैं, अपने सारे पड़ोसियों को जो थोड़ा बहुत हमारे साथ में है दादा? हाँ, आपका तो शंका बिल्कुल सही है। मैं तो, आपने एक बात छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले तक, अभी मुझे लेटेस्ट पता नहीं है, नवाज शरीफ का चीनी कंपनी से भारत चीनी आयात करते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ जितना भी जंग हो, आप पाकिस्तानी चीनी अब खाते थे। अभी वो बंद हुआ कि नहीं, एग्जैक्ट खबर मेरे को पता नहीं है। किसी ने मैं इसलिए काली में किसी से पूछ रहा था, उन्होंने कहा शायद अभी बंद है। लेकिन हम जब चीनी का संकट हमारे यहाँ होता है, तब हम पाकिस्तान हमारा पास खड़ा हो जाता है। अमेरिका तो खड़ा हुआ था जब संकट था, PL480 आपको याद होगा। गम का जो आयात कम हुआ, ये PL480 नया रूप से आ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो किसानों का मूवमेंट हुआ, कुछ मौसम का कारण है। ये कारण है, शायद आपको बड़े भारत का बाजार में आटा का दाम बहुत बढ़ गया था, बहुत बड़ा है, और इसका टोटल प्रोडक्शन भी कम हुआ है। तो इसके लिए फिर एक मौका है अमेरिका को, फिर से वहां से उनका सड़ा हुआ जो गेहूं है वो भारत को भेजने का, और मोदी जी इसको कामयाब होके रहा है। वो सड़ा हुआ गेहूं फिर PL480 नाम के दूसरे कोई नाम से यहाँ आ जाएगा। तीसरी बात, बांग्लादेश वाला जो बात का बात सही है। तो मैंने अभी लेटेस्ट मुझे पता नहीं है, कल ही मैंने सुना था कि यहाँ पे जो बांग्लादेश हाई कमिश्नर है, वो कल हमारा वाणिज्य सचिव से बैठक किया है इसी इशू पे। तो इसका लेटेस्ट, इसका नतीजा क्या हुआ मुझे अभी तक खबर नहीं है, पता नहीं है। आपने जो नेपाल का बात कहा, नेपाल में रिसेंटली एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भारत नेपाल नेपाल तो वहां है ही, भारत नेपाल और बांग्लादेश एक पत्रकार का डेलीगेशन लेके गया है। वो डेलीगेशन लौटने के बाद, भारत से 2 पत्रकार गए थे, तो उसमें डेलीगेशन लौटने के बाद उन्होंने ट्वीट किया है कि नेपाल गवर्नमेंट आस्क्ड दिल्ली एम्बेसडर टू टेक अप द इशू ऑफ अखंड भारत मोर फोर्सफुली। ये उन्होंने ट्वीट किया है, आज ही सुबह मैंने पढ़ा। तो आप जो नेपाल तो सोच रहा है कि भूल गया, अखंड भारत महान सम्राट अशोका का एम्पायर है,
और ठीक है, आपका बांग्लादेश मान लिया है, सोचा है कि उस तरह से हंगामा नहीं करे, उनका भी सामने चुनाव है, वो नहीं चाहते हैं भारत इतना बड़ा देश उसको कुछ करे। लेकिन एक अद्भुत स्थिति आप देखिए, बांग्लादेश का लोकतंत्र लेके अमेरिका चिंता जाएगी, उनका वीसा में रेस्ट्रिक्शन का घोषणा किया है कि जो चुनावी गड़बड़ करेगा उसको वीसा नहीं दिया जाएगा। और भारत का लोकतंत्र का जो अधपतन हुई है उसके बारे में जो लोग, उनका अपना पार्टी बोल रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का महिला किया था बाइडेन को कि आपका पार्टी से सवाल आया है, ये नहीं बाहर का लोग बोल रहा है। जो पत्रकार के खिलाफ फ्रीडम का बात है, कल मैंने देखा वीडियो, आपको पता है जस्टिस लोया के डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया था जो पत्रकार, उनका नौकरी से निकाल दिया गया है, वो कल खड़े थे व्हाइट हाउस के सामने, वहां से भाषण दे रहे थे। संजीव भट्ट का लड़की वहां से भाषण दे रहे, कोई बिचारी है नहीं, कोई जस्टिस नाम का चीज ही है नहीं, ये भी भाषण दे रहे थे वहां पे। किसी स्टूडेंट का बात आपने कहा, वो तो मैंने देखा, उसका भी मैंने देखा, फोटो देखा। ये सारे भारत का समाज का जो प्रतिनिधि व्हाइट हाउस के सामने खड़ा थे, जो जनता का प्रतिनिधि, मतलब जयशंकर का प्रतिनिधि नहीं, बाहर उनका बेटे का प्रतिनिधि नहीं है, जो भारत का जनता का प्रतिनिधि के रूप में जो खड़े थे वो सामने थे व्हाइट हाउस के, उसके बारे में तो कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा जरूर ज्वाइंट स्टेटमेंट में कि हम उस लोकतांत्रिक विश्वास, शांति और स्वाधीनता, आजादी, इसमें हम विश्वास करते हैं दोनों देश। तो मतलब मोदी भी कमिट किया इसमें। उसके बाद आज को हेमंत बिस्वा शर्मा ने भंडाफोड़ कर दिया कि वो मोदी जो बोल रहा है वो असली बात नहीं है, हम जो बोल रहे हैं ये असली भारत है, ये असली बीजेपी है, मोदी बीजेपी नहीं है, आप उसको मत समझिए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। तो तीसरी बात यह है कि आपने देखा कि वो वहां पे यूक्रेन का युद्ध का शांति का बात कर रहे हैं, और उन्होंने शुरू से कर रहे हैं, ये दावा भी कर रहा है, लेकिन मणिपुर जो अपना घर जो जल रहा है इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। आज बहुत मुश्किल से सारे प्रेशर के बाद, अपोजिशन पार्टीज का प्रेशर के बाद, आज गृह मंत्री एक बैठक किया सर्वदलीय, पहली बार। लेकिन जो बैठक प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, वो भले ही सारे विदेश घूम रहे, अभी इजिप्ट, मिस्र में जाएंगे, पिरामिड देखेंगे, शायद बोल भी देंगे कि पता नहीं चरित्र ठीक नहीं रहा तो, और मम्मी के साथ छोटे उम्र में वो खेल कूद करते थे, ये भी बोल, मजेदार लग रहा है, उनका भाषण अच्छा हो रहा है। आप लोग नाराज मत होइए, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, लेकिन आप नाराज हो जाते हैं, ये मजा आपको लगता नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं पा रहे हैं आप, हम तो मजा पा रहे हैं। तीसरी बात जो है, जो ये अभी आज उसकी मीटिंग में मैंने अभी सुना कि डिमांड हुआ था कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर में जाए, वो भी गृह मंत्री रिजेक्ट कर दिया, गृह मंत्री राजी नहीं हुआ। क्यों राजी नहीं हुआ? ऑल पार्टी में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी भी जाएंगे, तो वहां जाके आप देखें क्या स्थिति है, वो भी जाने नहीं दे, वो छुपाना चाहते हैं। अभी कश्मीर के जाके भाषण दे रहा है कि कश्मीर का स्थिति कितना बढ़िया हो गया मोदी जी का राज में, इतना बढ़िया हो गया कि 5 साल में आप असेंबली चुनाव भी नहीं कर सकते हैं, इतना बढ़िया हो गया देश का एक राष्ट्रपति चुना है बिना उनका विधायक का वोट से, कभी नहीं हुआ देश में। इतना अच्छा है कश्मीर का स्थिति। हाँ ठीक है, स्टोन पेल्टिंग बंद है, उनको लग रहा है उसी से अच्छा है। लोकतंत्र कहाँ है कश्मीर में, ये बताइए। लोकतंत्र का तो साबित तभी होगा जब वहां पे चुनाव होगा। अब असम में अब नया चीज एक हुआ है जिसके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा का देन है वो, परिसीमन। हाँ, परिसीमन जो किया है उसके सीट, बंगाली सीट कम कर दिया है, कम कर, बंगाली को सीट बराक वैली में उसको शेड्यूल का सीट कर दिया। ये खुद बीजेपी का लोग हमने कल कहा कि हम लोग नाराज है इससे, ये क्यों हमारे ऊपर, जो पुराना मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे वाजपेयी के जमाने में, उन बंगाली, वो दोनों बोल रहे थे कि ये तो हमारे ऊपर कुल्हाड़ी मरा है पैर में, ये कौन सा नेता आया है। मतलब वहां पे भी कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि अहमिया वर्सेस बंगाली एक दंगा हो रहा है। ये सारे नॉर्थ ईस्ट को जला के छोड़ेंगे मुझे लग रहा है, पता नहीं इसमें से इसको क्या फायदा हो रहा है मुझे पता नहीं है। यूक्रेन को आग संभालने में लगे हुए हैं, देश में सारे जगह पे आग लगा के धीरे धीरे। आज जो मीटिंग में चर्चा हुई उसमें यह है, जैसे मणिपुर का नहीं है, असम में हंगामा बढ़ रहा है, मेघालय में बढ़ रहा है, मिजोरम में बढ़ रहा है,
पता नहीं, धीरे धीरे अरुणाचल में जाएंगे दूसरे इशू पे, तब तब चाइना के लिए खुले। आपने एक बात कहा था, उसको मैं जरूर जवाब देना चाहता हूँ कि वो जो ब्लिंकन शी जिनपिंग से मिले और फ्यूचर जो एग्रीमेंट है, ये तो चीन का बहाना दिखा के भारत को तो सारे सामान बेच रहा है, और खुद जाके चाइना के साथ जो आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की, उन्होंने उस दिन वो सवाल हुआ था, वही लड़की ने वो सवाल किया था, आपने जो शी जिनपिंग को डिक्टेटर कहा, इससे तो मुश्किल हो सकता है। उन्होंने बोला मैं मजाक से कहा था, फिर भी मैं जो बोला उसको चेंज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो शी जिनपिंग से मिलने जा रहा हूँ, मैं तो मिलने जा रहा हूँ। आप सोचिए, इतना मोदी को सामने रख के चीन दिखा के सब कुछ खेल कर लिया, और खुद चीन के साथ अभी क्या बोले दोस्ती बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। अद्भुत पॉलिटिक्स है। तो इसके सामने हमारा मोदी तो सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर से गलत नहीं बोलता है, ये कूटनीति से भी कुछ गलत कर दिया, समझा नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि मोदी के सामने बोलता है कि बाइडेन की वेरी शॉर्टली आई थिंक आई एम गोइंग टू मीट एक्चुअली, ये बहुत बड़ी बात। दादा एक सवाल और था, फिर मैं अनिल जी के पास आऊंगा। मैं बंगाल के पंचायत चुनाव में क्या पिक्चर निकल के आ रही है? बहुत हिंसा भी हो रही है, लेकिन क्या कांग्रेस सीपीएम गांव में अच्छा कर रही है वहां पर? एक चीज को मेरे को पूछ रहा है? हाँ, आपको पूछा मैंने। ओ अच्छा अच्छा। ना देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है, बंगाल में कोई भी चुनाव हो हिंसा होता है। बंगाल का शायद बंगाली का डीएनए में कुछ ऐसे है। वहां से तो नेताजी सुभाष चंद्र आए थे, वहां की अनुशीलन समिति है। आप पुराना अखबार खोल के मैंने एक देखा कि नेताजी देशबंधु चित्तरंजन दास कैंडिडेट को पसंद नहीं पाता, उसका फॉलोअर्स ने उसे बम फेंका था। तो आज नहीं, ये आजादी का पहले का बात है, अखबार में छापा भी है। तो ये एक अलग स्थिति है, बंगाल एक अलग है। वो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो इसका डीएनए करके उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। बट वहां पे एक बात है, बात जरूर ये है कि आप तो ऋषि अरविंद बना बम फेंकने के बाद ना, पहले तो बम फेंका बाद में ऋषि हुआ, तो पहले बम फेंकना पड़ता है उसके बाद ऋषि बनते हैं। दूसरी बात यह है कि फिर भी मैं कहूंगा पिछले 2-3 चुनाव में जितना हिंसा हुई थी, मैं पहले बता दूं, एक भी हिंसा, एक भी मृत्यु सही नहीं है, उसको निंदा करना चाहिए, सबको मिलकर निंदा करना चाहिए। वो पहले से कम हो, कम का मतलब क्या है, 63-70 होते थे, आज 9-10 हुआ है मृत्यु, फिर भी 9-10 तो गया है ना। उसमें ये भी पता है आपको, उसमें तृणमूल का ज्यादा है, इसलिए हो रहा है कि अब एक रेजिस्टेंस हो रहा है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो पहले नहीं था, अभी वामपंथी कांग्रेस तृणमूल को रेजिस्ट कर रहा है। पहली बार हुआ है तृणमूल का जमाने में, मैं लेफ्ट फ्रंट का जमाना से लेकर बोल रहा हूँ, हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशन जमा हुआ है, इतना माने हंगामा के बावजूद। विरोधी दल का वामपंथी, कांग्रेस और बीजेपी, आप सोचिए 60-70 कहीं कहीं 80% नॉमिनेशन जमा। पिछले बार तो 34% से अनकॉन्टेस्टेड तृणमूल जीता था, इस बार 9% अनकॉन्टेस्टेड है अभी तक। फिर भी 9 कॉन्टेस्ट अनकॉन्टेस्टेड है, डिफरेंट रीजंस भी है, लेकिन कुछ जगह पे ये बात सही है। क्या है ना, जिस पॉकेट में बीजेपी ताकत है, बीजेपी बाकी लोगों को बैठा दिया, जिस जगह पे तृणमूल का ताकत ही ज्यादा है वो बाकी लोगों को बैठा है। लेकिन इस बार जनता ने करने नहीं दिया, इस बार जनता ने रोक दिया है, इसलिए थोड़ा बहुत डेफिनेटली ममता परेशान में है। कांग्रेस वामपंथी का जो आताप है, देखिए नीचे लेवल पे कुछ जगह पे नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे एक अलायंस हुआ है। मुझे लग रहा है पिछले जितना चुनाव में जितना कामयाबी था, उससे ज्यादा इसका विरोधी दल का कामयाबी होगा। इसमें नेशनल पॉलिटिक्स से कोई फायदा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही मैं बोल रहा था कि आप भूल जाइए ममता पार्टी के साथ कांग्रेस और वामपंथी का 1:1। ये पंचायत चुनाव के बाद कड़वाहट इतना बढ़ेगा कि आप अगर जबरदस्ती कोई अलायंस करेंगे ना, लोग आपको वोट नहीं देंगे, वोट और ज्यादा सीधा जाके बीजेपी को दे देंगे। इसलिए कुछ राज्यों को आपको छोड़ के सोचना पड़ेगा। हाँ, नेशनली आप एक हो कि आप भाजपा के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ सरकार बनने के टाइम हम सब एक हो जाएंगे, ये बात अलग है। लेकिन ये बात सही है कि देखिए अभी क्या हुआ, सारे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया सारे बूथ में सेंट्रल फोर्सेस देना है। अभी सेंट्रल केंद्रीय सरकार अदालत में जाके कल बोल दिया मेरे पास सेंट्रल फोर्स है नहीं, मैं दे नहीं पाऊंगा।
वो दे नहीं पाएंगा, तो इसके लिए अभी डिमांड हो रहा है कोर्ट में कि चुनाव का जो एक दिन में चुनाव था उसको फेज वाइज किया जाए। तो इसमें बहुत सारी चीज चल रहा है जो केंद्र के तरफ से बीजेपी प्रभाव विस्तार करके कर रहा है, लेकिन अभी हाल मणिपुर छोड़ के भी बाकी कुछ राज्यों में भी हाल खराब होने जा रहा है। खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट तो है ही, सारे केंद्रीय बल वहां पे तैनात करना पड़ा। 44 कंपनी आर्मी तैनात है। आप सिर्फ बंगाल चुनाव के लिए आप केंद्रीय बाहिनी या केंद्रीय सेंट्रल फोर्सेस भेजेंगे, हिम्मत नहीं, कर नहीं पा रहा है, कर नहीं पा। लेकिन उसलिए हो सकता है पंचायत के दिन भी, वोट चुनाव के दिन भी कुछ हिंसा होगा। और हिंसा का लास्ट लाइन ये बोलूंगा, हिंसा का एक बड़ा कारण यह है, बंगाल का जो स्थिति है, कोई भी सरकार हो 30 साल के पहले जाता नहीं। कांग्रेस आया 77 में गया, 77 में वामपंथी आया, 34 साल राज किया, ममता का 15 साल चल रहा है। तो ये जो यहाँ पे एक लंबे समय तक जनता ने एक सरकार को चलने का इजाजत देते हैं, ये इसका शायद आप लोग कहेंगे निद्रा भंग होंगे, निद्रा भंग शायद 25 साल बाद हो सकता है, ममता का थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी कुछ नहीं होगा, चेंजेस कुछ नहीं। ममता फिर भी मैं मानता हूँ मेजोरिटी सीट वही जीतेंगे जो भी हो। अनिल सिन्हा जी, लास्ट टिप्पणी प्रोग्राम की आपसे लूंगा